नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी लार्जेस्ट चैनल ऑफ इंडिया। एजुकेशन के सबसे बड़े चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आसमान का इशारा है कि कल का सूरज तुम्हारा है। इस दो लाइन के साथ आगाज करते हुए आपको केमिस्ट्री 101 चैनल के जिसपे टॉप एजुकेटर्स होते हैं, क्वालिटी कंटेंट ज़बरदस्त है और एक ज़बरदस्त आप लर्निंग एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, उस पे मैं स्वागत करते हुए अपना जो आपका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का जो हमारा एक मिशन चल रहा है, जिसमें हम एनसीईआरटी मेड सुपर इजी चला रहे हैं। इस एनसीईआरटी मेड सुपर इजी को इसमें एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम, मतलब एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ करके हम उसको खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर का आगे बढ़ते हुए हम काम करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ पोर्शन हो चुका है, उसके आगे हम लोग चलेंगे। तो कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए पहले बच्चों। केमिस्ट्री 101 हमारा एक प्यारा सा चैनल है जिसपे हम और आप मिलकर के ग्रोथ कर रहे हैं। और मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड जेई, जो बहुत सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन करके देश की सेवा कर रहे हैं। और अब आपकी बारी है। 2021 के सारे धुरंधर तैयार हो जाओ। टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स का है। लगातार आप लोगों के साथ फुल टाइम एजुकेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मीन्स लगातार आपके साथ बना रहूंगा अंतिम दिन तक। आपका जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन तक भी आपके साथ बना रहूंगा। कोई गैप नहीं, कुछ नहीं, लगातार। ठीक है। तो एक फुल टाइम एजुकेटर का एक एजुकेटर का ये हमेशा एक जो है एक लाइबिलिटी होती है कि वो बच्चे के साथ लगातार टाइम दे सके। तो इसलिए फुल टाइम एजुकेटर बहुत इंपॉर्टेंस है रखते हैं, और पार्ट टाइम एजुकेशन जो है वो सही नहीं है। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बच्चे पसंद करते हैं, जिसलिए कॉन्सेप्ट के साथ मैं पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप अगर देखेंगे कि एक स्टूडेंट को क्यों अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहिए, तो ये पॉइंट्स हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। मैं इन सारे पॉइंट को आपके सामने लिख दिया हूँ। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आप जरूर इस पॉइंट्स को जरूर ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि क्यों अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहिए और क्यों जरूरी है, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपने गार्जियन को आप कन्विंस करना चाहते हैं, या कोई गार्जियन अगर देखना चाहता है कि क्यों हमें अपने बच्चे को ज्वाइन कराना चाहिए अनअकैडमी, तो ये पॉइंट्स हैं। ये इसलिए हैं कि आप समझिए ये वास्तव ये प्रॉब्लम होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने डाउट्स को केमिस्ट्री 101 के यूट्यूब के वीडियो पर आप यूट्यूब पे अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप कोई सेशन चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो वो भी लिखिए हमारे कमेंट में। और अगर आप अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए केमिस्ट्री 101 चैनल के, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। कैसे हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं, मोबाइल नंबर भरते हैं, ओटीपी आता है, सब्सक्रिप्शन पे आते हैं, वहां पर अपने कोर्स को चुनते हैं। और AM001 बच्चे, ये मेरा कोड है, इसको आप जरूर यूज कीजिएगा। इससे आपको 10% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। प्लस सब्सक्रिप्शन जब लेते हैं आप, तो डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, लाइव टेस्ट और क्विज का जबरदस्त इन्वायरमेंट मिलता है आपको, जिससे आप अपने टाइम बाउंडेशन में अपना काम कर पाते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, जिससे कि आप उसके सारी चीजों को समझ पाते हैं और ज्यादा बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाते हैं हम लोग। आपका जो प्लस का सब्सक्रिप्शन फीस है वो 12 मंथ का है, 34,650 रुपीज। 6 मंथ के लिए 25,200 रुपीज है बच्चों। और मेरा कोड यूज करोगे AM001, तो 10% का एक प्यारा सा आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तुरंत का तुरंत। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आता है बच्चे, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है, जो कि लगातार आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर नजर रखता है, टेस्ट पे देखता है, टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये सब देखता है, और आपके स्टडी को प्लान करके आपके सामने रखते हैं। तो बहुत शानदार है। ये एक पर्सनल कोच जो मिलते हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस पैदा करते हैं, और वहीं से आपका जो टर्निंग पॉइंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो घर में ऐसा कुछ आपको कोई देखता है, वॉच करता है या कर सकता है, तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो आकारिक सब्सक्रिप्शन आप ही के लिए है बच्चों। AM001 कोड यूज करेंगे तो आपको ये फी स्ट्रक्चर है 58,500 रुपए एक साल का, और 34,200 रुपए 6 महीने का। उस पर 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है बच्चों मेरी तरफ से, अगर आप कोड यूज करते हैं AM001। ठीक है, ये मिलता है बच्चों। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस में आपने डिफरेंस जान गए। प्लस सब्सक्रिप्शन देखिए, कॉम्बैट आ रहा है 29 नवंबर से संडे से आप अभी एनरोल कर लीजिए। आप अभी एनरोल कर लीजिए अपने आप मोबाइल पे। जब नीचे देखेंगे मोबाइल पे, तो यहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन आता है, जिससे आप लोग क्विज ज्वाइन करते हो ना। क्विज ज्वाइन करने के लिए टेस्ट पे आते हो। इस पे जब टच करते हो बच्चे, जैसे टच करोगे तुरंत ये कॉम्बैट आपको दिखाई देगा, और कॉम्बैट पे जब जाओगे बच्चे, तो आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चंस। यहाँ पे कॉम्बैट पे क्या करो, आप एनरोल करो, वहां पे आएगा एनरोल नाउ करके ऑप्शन आएगा। एनरोल नाउ पे जब टच करोगे, तो वहां पर
अब कोड अप्लाई करने के लिए आएगा बच्चे, कोड अप्लाई करने आएगा, कोड अप्लाई, कोड का एक ऑप्शन आएगा। यहां पे आप मेरा कोड AM001 ये अप्लाई कर देंगे, तुरंत आप एनरोल्ड हो जाएंगे, तुरंत आप एनरोल्ड हो जाएंगे बच्चों। तो जरूर एनरोल कीजिए अपने आप को तुरंत। और ये इसके बारे में बता दूं कि क्या है कॉम्बैट। ये छोटे छोटे टेस्ट होंगे बच्चे, बहुत अच्छे, हर आपके फोर्टनाइटली संडे को होंगे, और इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके ऑप्शंस होंगे ऐसे ABCD, और आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा उसमें से, और आपको कोर्स पहले बता दिया जाएगा, और उसमें पूरी लाइव रैंकिंग आपको लाइव अपनी हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लाइव रैंकिंग दिखाई देगी, और आपको दिखाई देगा कि किस तरह से आप स्कोर कर रहे हैं और आप कैसे स्कोर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपकी रेटिंग दिखाई देगी कि आप किस तरह से रेटिंग हो रहे हैं, कि प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। आपका रैंक दिखाई देगा ऑल ओवर इंडिया कि आपका रैंक क्या चल रहा है, आपका स्कोर दिखाई देगा, और आपकी एक्यूरेसी दिखाई देगी कि आप कितना निगेटिव कितना पॉजिटिव कर रहे हो। यानी अगर आप सही आंसर कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव में जा रहे हैं, और अगर गलत आंसर करते हैं तो निगेटिव में जाते हैं। इससे आपको एक्यूरेसी अपनी पता चलती है बच्चों, ठीक है। और आपको सारे वीडियो सोल्यूशन मिल जाते हैं, सबके वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, आपको सोल्यूशन मिलेंगे बच्चों, आपको वीडियो सोल्यूशन सारे क्वेश्चंस के आफ्टर कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट के बाद आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए स्कोर आपको पता चलता है इससे, आप गेट स्कोर फॉर योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। जब स्पीड और एक्यूरेसी के लिए भी आपको स्कोर मिलते हैं। लीडर बोर्ड आपको लगातार दिखाता रहता है हर एक क्वेश्चन के बाद कि आपकी रैंक क्या जा रही है। आपको रेटिंग मिलती है, टेक कॉम्बैट्स इट गेट इट राइट एंड इंप्रूव योर ओवरऑल रैंकिंग। तो रेटिंग भी बढ़ती है, आपकी रैंकिंग बढ़ती है, और आपको इस एक्साइटिंग प्राइज मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं अवार्ड्स, ये देखिए अवार्ड्स। पहला अवार्ड है आपका एप्पल मैकबुक एयर, शानदार। दूसरा अवार्ड है बेटा आपका एप्पल आईपैड मिनी। थर्ड आपका अवार्ड है बच्चों एप्पल एयरपॉड्स, और टॉप 100 को मिलता है 1000 का अमेजॉन वाउचर, कुछ भी खरीद सकते हो तुम लोग उससे। देखिए क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास 13 मतलब 12th पास, 12th पास उनके लिए है बच्चों। ये है ये आपका है नवंबर 29 संडे 11 बजे है ये बच्चे, 11 AM। एनरोल करिए फटाफट, AM001 कोड यूज कीजिए। और आपका ये जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये है, 4 राउंड होंगे, 7-7 क्वेश्चन के ऐसे, ठीक है। और आप एनरोल कीजिए, एनरोल करने पर आप AM001 कोड यूज कीजिएगा, आप तुरंत एनरोल हो जाएंगे। 60 मिनट का ये कॉन्टेस्ट होगा, 28 क्वेश्चन होंगे, और सेपरेट कॉन्टेस्ट होंगे किसके, 11th, 12th और 13th यानी 12 पास की। आपको बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का होगा, नीट स्कोरिंग दिखा देगी। फोर्टनाइटली टेस्ट होगा, यानी अल्टरनेट संडे होगा, अल्टरनेट संडे। अब देखिए आपका जो कोर्स सिलेबस है वो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पार्ट 1 है, बेसिक कंसेप्ट, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी आएगा। और आपका 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 1 आएगा, बेसिक कंसेप्ट आएंगे, और वर्नर थ्योरी आएगा, और आपका इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल आएगा, ठीक है बच्चों, ये होगा। चलिए हम एक्साइटिंग प्राइस की बात कर ही चुके हैं। रैंक 1 को देखिए रैंक 1 को जो बच्चे 10,000 का अमेजॉन वाउचर अलग से मिलता है, रैंक 2 को 5,000 का, रैंक 3 को 3,000 का, और 400 से 50 रैंक वाले को 1000 का वाउचर मिलता है बच्चों। चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने एनसीईआरटी मुझे ओपन करनी होगी, एनसीईआरटी में ओपन कर दे रहा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने जो है इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। बहुत अच्छे से मैं समझाया था कि इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होती है, और हमने उसमें लाइन स्पेक्ट्रा और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। लाइन स्पेक्ट्रा और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एक बार इसी को दोबारा बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा ये होती है बच्चों कि जैसे कि विबग्योर हमारा जो होता है, जो हमारा वायलेट से लेकर के आपका रेड तक जो हमारी व्हाइट लाइट जो हम प्रिज्म से पास कराते हैं, तो आप देखेंगे कि एक कलर से दूसरा कलर बिल्कुल मिक्स होते हुए चलता है, यानी मर्ज करते हुए चलता है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू ऐसे हम करते हैं विबग्योर, तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये सब जो है एक दूसरे में से मर्ज करते हुए निकलते हैं। यानी वायलेट से इंडिगो मर्ज करके निकल रहा है, इंडिगो से ब्लू मर्ज करके निकल रहा है, उससे फिर ग्रीन मर्ज करके निकल रहा है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, इसमें कहीं कोई गैप नहीं।
लेकिन अगर उसमें से कोई मान लीजिए किसी से पास कराया आपने व्हाइट लाइट, ठीक है, विप की ओर को पास कराया, और कोई कोई उसमें से वेवलेंथ क्या किया, उस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो जब आगे निकलेगा वो जो पास करेगा तो वो चीज उसमें नहीं दिखाई देगी, है ना बच्चों। यानी जो ऑब्जर्व जो वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब कर लिया उस सब्सटेंस ने, वहां वहां डार्क बैंड आ जाएगा, डार्क कलर आ जाएगा, यानी अंधेरा हो जाएगा वहां पर, ठीक है। यानी वो उसका क्या है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ गया, राइट। तो इसी को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब वो कंटिन्यूअस नहीं रह गया तो लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। देखिए यहीं पे लिखा भी हुआ है, यहीं पे लिखा भी हुआ है कि जब हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें देखो जब इसका ढूंढा गया है इसको, तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन अपना जो लेवल है उसको छोड़ करके ऊपर लेवल तक चले जाते हैं और वापस लौटते हैं। सपोज करो कि अगर कोई शेल 1 में है, शेल 1 में कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन जंप करके 5th शेल में चला गया, तो जब वहां से लौटेगा तो कई तरीके से लौट सकता है। 5 से 4 पे, 4 से 3 से 2 पे ऐसे आ सकता है, 5 से सीधे 1 पे, 5 से सीधे 3 पे, फिर 1 पे आ सकता है। ऐसे कई तरह से जंप कर सकता है। भाई वो 5 पर है, 5 से 2 पर जंप किया, 1 पे आ गया उसके से, 5 से 3 पे जंप किया, 3 से 2 पे जंप किया, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं 1 पे वापस लौटने का। तो वो जब हायर स्टेट पे जाता है तो अपने ग्राउंड स्टेट पे लौटने के लिए बहुत सारे तरीके फॉलो कर सकता है और हर एक तरीके में अलग अलग एनर्जी रेडिएट करेगा। देखो जब वो एनर्जी लेकर के ऊपर गया तो वापस आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो ये जो एनर्जी रेडिएट करता है इसी को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा, क्योंकि वो इमिट कर रहा है एनर्जी। तो वापस लौटते हुए वो इमिट करता है एनर्जी, इसी को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। और ये इमिशन स्पेक्ट्रा जो होती है बच्चे, ये लाइन स्पेक्ट्रा होती है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होती। क्योंकि देखो आप जब वो वापस लौटेगा बच्चे, तो वो अपने ग्राउंड स्टेट तक आने के लिए कई तरह की एनर्जी रेडिएट करेगा। ऐसा नहीं कि लगातार वो एनर्जी थोड़ी 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 रेडिएट कर रहा है तो उसी में से मर्ज करते हुए निकल रही है, ऐसा नहीं। वो कभी वो 5 से 2 पर कूदा, फिर 2 से 1 पे आ गया, तो अलग काइंड की एनर्जी रिलीज किया। तो इस तरह से बच्चों क्या करता है, वो गैप बनती है कुछ। तो जो गैप बनता है यानी कंटिन्यूअस नहीं होता है, इसी को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। यानी जो लैम्डा होते हैं, जो वेवलेंथ होते हैं, वो लगातार न होकर के कुछ कुछ अलग अलग होके आते हैं, कोई कोई नहीं आते हैं, राइट। तो उस लैम्डा जहां पे जो नहीं आता है वहां पर डार्क नोट लिख देते हो, नो लिख देते हो, वहां पर डार्क बैंड आती है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में डिफरेंस ये बच्चे कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मर्ज करते हुए चलती है, यानी लगातार लगातार आपको मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। और लाइन स्पेक्ट्रा में लगातार रेडिएशन नहीं मिलती, अलग अलग मिलती है। और जहां पे जो मिलती है वहां पे आप दिखते हो कि हाँ भाई वहां पे इतनी मिली, जहां पे नहीं मिलती वहां पे 0 लिखते हो, तो 0 का मतलब वो क्या होता है, वहां पर वो डार्क बैंड होती है। अगर वो आपको दिख सकता है आंख से, तो अगर विजुअल रेंज में है, विजुअल रेंज में है, तो जो कलर वो एब्जॉर्ब कर लिया है यानी इमिट नहीं कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो डार्क बैंड आएगी। ठीक है बच्चे, ये डिफरेंस होता है आपका। चलिए लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन यहीं से शुरू करेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मैंने बताया था कि साइंटिस्ट लोगों ने हाइड्रोजन के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और अगर लाइन स्पेक्ट्रा का स्टडी कई सारे इलेक्ट्रॉन को लेकर करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, और खास करके इस लेवल पर जिस लेवल पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को ही लेकर चलते हैं। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जैसे हीलियम +1, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो +1 कर दोगे यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। इसी तरह से हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्टली ले लो। व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, गैसियस हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम में, और एमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब देखो इमिट कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके क्या जा रहा है, हाई लेवल पे जा रहा है, फिर वहां से जब वापस लौटेगा तो एनर्जी क्या, एक सिंपल, सबसे सिंपल जो हमारा वो है, हमने बताया था एनर्जी के सबसे छोटा पैकेट जो होता है उसको हम क्वांटा कहते हैं। तो क्वांटा मतलब क्वांटा 1 क्वांटा हो सकता है, 2 क्वांटा होता है, 10 क्वांटा, 50 क्वांटा, 100 क्वांटा, 1000 लाख हो सकते हैं, लेकिन 2.1 क्वांटा नहीं, 2.3 क्वांटा नहीं, है ना, 3.5 क्वांटा नहीं, ऐसे नहीं। वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज होंगी, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइन्स नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर्स। तो हाइड्रोजन की बहुत, मैंने बताया ना आपको कि अलग अलग लोग अलग अलग सोर्स से हाइड्रोजन को एक्साइट किए होंगे, अलग अलग चीज से अलग अलग लेवल तक हाइड्रोजन को एक्साइट किए होंगे, तब रिसर्च किए होंगे, तो उनके बेसिस पर अलग अलग बात कही गई है। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन का जो अलग अलग साइंटिस्ट ने किया तो उनके डिस्कवरर के बेसिस पर ही उनका नाम दिया गया अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइमन, बामन, पास्टर ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ये लोग 5 लोग थे जिन्होंने किया था। सबसे ज्यादा काम किया था बामर ने। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल लाइंस नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर्स।
बामर showed in 1885 on the basis of experimental observation that if, अब यहाँ पे समझना, पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एटॉमिक इमिशन और एब्जॉर्प्शन, जो मैं समझा चुका हूँ, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, एक सैंपल लिया हमने, एक्साइटेड सैंपल लिए हैं, एक्साइटेड सैंपल मतलब उसको हीट कर चुके हैं, तो ये इमिट करेगा, प्रिज्म से पास कराओगे तो जो कलर है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, फिल्म और डिटेक्टर यहाँ से टूटते, ठीक है बच्चे। ये जो है देखो यहाँ पे कई सारी डार्क बैंड्स हैं, कई सारी वो हैं, तो यहाँ पे जो दिख रहा है यानी जो डार्क बैंड है वो क्या है, वो एब्जॉर्ब हो गई, और ये लाइन स्पेक्ट्रा है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं है, जबकि यहाँ पर ये क्या है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे इसकी जो एक्साइटेड वाली थी, ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं है, यहाँ पे भी कंटिन्यूस नहीं है। अब देखिए क्योंकि इसने क्या किया, तोड़ दिया है ना इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम एब्जॉर्बिंग सैंपल लिए हैं और व्हाइट लाइट सोर्स लिए हैं, व्हाइट लाइट सोर्स मतलब जिसमें विब ग्योर हो, और एब्जॉर्बिंग सैंपल से पास करा दिए, तो कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो गई, जो एब्जॉर्ब हो गई वो क्या हुई, लाइन से दिखाई दे रही है, देखो जो लाइन, ये लाइन जो दिख रही है ये एब्जॉर्ब हो गई है, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, इसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए सेवरल लाइन्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। जब बामर ने ये काम किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में बात किया, तो हाइड्रोजन को जब उन्होंने क्या किया, एक्साइटेड किया, जब वापस आए वो ग्राउंड स्टेट में, तो कई सारी लाइन्स मिली जिसको वेव नंबर से कैसे एक्सप्रेस किया गया। देन द विजिबल लाइन्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओबे द फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला कैसे आया है इसको आपको नहीं जानना है, ये रीडबर्ग का फार्मूला है बच्चों। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, देखिए ये नीचे फार्मूला देखिए, न्यू बार, ये जब न्यू बार है इसको वेव नंबर कहते हैं। न्यू बार इज इक्वल टू 109,677 ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक ना। एक्चुअली ये आपका यहाँ पर जो है z को 1 लिया गया है, z भी होता है यहाँ पर, z यानी हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को 1 लिया गया है क्योंकि हाइड्रोजन की बात है। द सीरीज, अब देखो बामर में क्या होता है, देखो यहाँ पे n1 n2 का ही कमाल है। n1 जो है, n1 जो n1 है यहाँ पर, ये वो लाइन होती है जिस पर वापस लौटना हो, लास्ट में जिस पर इलेक्ट्रॉन को कहीं भी जा रहा है उसको वापस लौटना है, तो n1 फिक्स होगा। तो बामर के लिए, बामर सेकेंड पर्सन थे, तो बामर के लिए क्या था, n1 जो था उनके लिए 2 था, यानी वो सेकंड शेल की बात कर रहे थे, सेकंड शेल पे ही आने की बात कर रहे थे। लाइमन ने क्या किया था, फर्स्ट शेल की बात किया था कि लौटेंगे फर्स्ट पर ही, और तो इसके लिए n2 क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक। बामर ने कहा कि वो लौटेंगे 2 पर, यानी n1 उनका 2 था, ठीक ना, यानी सेकंड शेल में लौटेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर जाएंगे वो, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक वहां से लौटेंगे। इस तरह से पास्चन थर्ड की बात की है, ब्रैकेट 4 की बात की है, फुंड जो है 5 की बात की है, इसके बाद एक हम्प्री आते हैं, हेम्प्री 6 की बात की है। तो ऊपर से कहां तक लौटना है, यानी n1 जो वो होता है जहां पे आपको आके ठहर जाना है, जहां पे आपको आके ठहर जाना है वही n1 है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो n1 जो होगा, n2 जो होगा वो n1 से ज्यादा ही होगा हमेशा, ये बात समझ रहे हैं। तो n1 + 1 n1 + 2 यही n2 की वैल्यू होगी, एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ बच्चों, द वैल्यू ऑफ 109,667 per centimeter is called Rydberg constant for hydrogen. The first 5 series of the lines correspond to n1 is equal to n1 जो है 1 किसके लिए है, लाइमन, बामर 2, पास्चन 3, ब्रैकेट 4, फुंड 5 और हम्प्री 6। तो देखिए लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड सीरीज है रेस्पेक्टिवली। टेबल 2.3 में शो किया गया है दिस सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चे। सो लाइमन, अब यहाँ पे देखिए किस तरह से हम ये सीरीज को पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका है सीरीज, तो ये लाइमन बामन, लाइमन कहाँ आ रहे हैं, सारे के सारे लोग n1 पे वापस आ रहे हैं, देखिए यहाँ से, यानी 2 से 1 पर, 3 से 1 पर, 4 से 5 से और इनफाइनाइट से, इस तरह से ये होता है बच्चों। यहाँ पे देखिए जो बामर को, एक्चुअली बामर ने जो किया था काम, लाइमन का अल्ट्रा वायलेट था इसलिए दिखता नहीं था, इसलिए बामर का सबसे ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि ये क्या थे, सेकेंड पर जब आते थे तो सारे के सारे क्या थे, विजिबल रेंज में लगवा देते थे। ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू वायलेट सब विजिबल रेंज के थे। तो बामर जो सीरीज है वो विजिबल है, इसको नोट कर लीजिए, इसका क्वेश्चन पूछता है। तो बामर सीरीज क्या बच्चे, विजिबल है। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट है, इसको नोट कीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछता है। बामर जो है वो बच्चे वो क्या है, विजिबल है, बामर विजिबल है, और लाइमन जो है अल्ट्रा वायलेट है, लाइमन अल्ट्रा वायलेट है बच्चे, बामर विजिबल है, ठीक है ना। और ये देखिए पास्चन जो है इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड। तो देखिए लाइमन जो है यू और बामन वी और ये आई, UVI ऐसे याद कर सकते हो। लाइमन जो है यू फॉर अल्ट्रा वायलेट, यूवी को भी अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, तो ऐसे याद कर लो UVI, वी फॉर विजिबल, आई फॉर इंफ्रारेड। तो लाइमन जो है वो अल्ट्रा वायलेट, बामर जो है विजिबल है, और पास्चर जो है इंफ्रारेड, इसके ऊपर सब इंफ्रारेड ही होंगे,
इसके ऊपर मतलब बामर के बाद जितने भी पास्टर्न ब्रैकेट फ्रूट सब इंफ्रारेड है। ठीक बच्चे, तो ये आपका जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का ये जो है फिगर था, यहाँ पे देखते हैं मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर हैवियर एटम। सही बात है, मैंने बताया जितना ज्यादा आप हैवियर एटम लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो देर आर हाउएवर सर्टेन फीचर्स विच आर कॉमन टू ऑल लाइन स्पेक्ट्रा। सारे लाइन स्पेक्ट्रा के लिए क्या कॉमन फीचर है? पहला, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज यूनिक। यूनिक होते हैं, हर एलिमेंट के लिए लाइन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है। ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हर एलिमेंट के लिए लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो यूनिक होता है। देर इज रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की जो लाइन स्पेक्ट्रम होती है बच्चे, वो क्या होती है? रेगुलर होती है, यानी ये उनका फिंगरप्रिंट है। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है वैसे उनका फिंगरप्रिंट है। द क्वेश्चन विच अराइज आर, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस सिमिलरिटीज। यानी हर एलिमेंट का जो फिंगरप्रिंट आता है, यानी जो लाइन स्पेक्ट्रम आता है, क्यों सेम आता है? इज इट समथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, है ना? बताओ, यहीं से इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर मालूम चला, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फिक्स होता है। तो इज इट समथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स? यस, सही बात है। दीज आर द क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड। ये थे। वी शैल फाइंड लेटर दैट द आंसर टू दीज क्वेश्चंस प्रोवाइड द की इन अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट की था। इसको तो जो हमारा लाइन स्पेक्ट्रा था बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एलिमेंट के क्या समझने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर समझने के लिए, कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, हर शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे हैं, वो इसी से मालूम चला। अब आइए, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर ने क्या बताया? नील्स बोर 1913 वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली द जनरल फीचर्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया और जनरल फीचर बताया हाइड्रोजन के एटम का। ही यूज प्लैंक कॉन्सेप्ट फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो प्लैंक की बात बार बार आ रही है, तो प्लैंक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या बताया? इन्होंने भी कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन अपना एक से दूसरे पे जंप करता है, या एक ऑर्बिट से छोड़ करके दूसरे ऑर्बिट या तीसरे ऑर्बिट जाता है, तो वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही एक्सचेंज करता है। तो ये बात उन्होंने बताई की। तो यहाँ पे दो, द थ्योरी इज नॉट द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, इट कैन स्टिल बी यूज्ड टू realize many points in the atomic structure and spectra. Bohr's model for hydrogen atom is based on the following postulates. कौन कौन से postulates हैं? The electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path or fixed radius or energy. These paths are called orbits. ये तो पहले ही पता है कि जिस सर्कुलर पाथ पे घूमेंगे उसको ऑर्बिट कहेंगे, या इनको स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट्स कह सकते हैं, या इनको अलाउड एनर्जी स्टेट्स भी कह सकते हैं। These orbits are arranged concentrically around the nucleus. यानी एक सेल फिर दूसरा सेल ऐसे कंसेंट्रिक तरह से, यानी एक ही न्यूक्लियस है उनका, न्यूक्लियस पे एक ही न्यूक्लियस के अराउंड कई सारे बड़े बड़े सर्कल वो बनाते जा रहे हैं। सबसे छोटा सर्कल जो है वो N1 है, उसके बड़ा N2, उससे बड़ा N3, N4, N5 एंड सो ऑन। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम। अब जो बोर ने, देखो रदरफोर्ड ने जो कहा था कि वो घूमते रहते हैं, तो मैक्स के हिसाब से, मैक्स प्लैंक के हिसाब से, रदरफोर्ड के हिसाब से जो था कि वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो मैक्स प्लैंक ने कहा कि अगर घूमते हैं तो एक्सेलरेट करेंगे तो एनर्जी कम होती जाएगी, तो कोलैप्स कर जाएगा। तो नील्स बोर ने कहा भाई ऐसी बात है कि अपने ऑर्बिट में घूमते हुए वो क्या करते हैं, एनर्जी का कोई वो नहीं करते, एक्सचेंज नहीं करते, एनर्जी उनकी फिक्स होती है। बोर ने बोला द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, हाउएवर किसी ऑर्बिट में, ऑर्बिट मतलब उसके सेल में, द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ए लोअर स्टेशनरी, ध्यान से, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ए लोअर स्टेशनरी स्टेट टू ए हायर स्टेशनरी स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, required amount of energy absorbed by the electron or energy is emitted when electron moves from higher stationary to the lower stationary. तो ये कह रहे हैं कि लोअर से ऊपर जाएगा तो रिक्वायर्ड एनर्जी अमाउंट का एब्जॉर्ब करेगा, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो वो रिलीज करेगा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को। ठीक है बच्चे, चलिए तो इक्वेशन जो आपका है वो आप देख सकते हैं 2.16 में अभी दिखा रहा हूं। द एनर्जी चेंज कैन नॉट टेक प्लेस इन कंटिन्यूअस मैनर, यही यानी कंटिन्यूअस मैनर में अगर एनर्जी चेंज होता तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलता, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है, इसलिए लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। छोटी सी बात एंगुलर मोमेंटम की है, जस्ट एज लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम करते हैं P = m into वेलोसिटी mv, तो लीनियर मोमेंटम देखिए क्या होता है बच्चों, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी, तो होता ही है, और एंगुलर मोमेंटम इज द, तो कह रहे हैं लीनियर मोमेंटम जो है मास वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी आती है। For an electron of mass me moving in a circular orbit of the path r, radius r, तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I into ओमेगा, ठीक है, जहां पे I is equal to mr square and W is equal to V by R, where
आई इज द इनर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू वी बाई आर, तो एम वी आर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो बड़े आराम से तो आपको एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी इंटू आर। और एक्चुअली होता क्या है, कोई भी लीनियर क्वांटिटी में रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एंगुलर बन जाती है। कोई भी लीनियर क्वांटिटी में अगर आप रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पे देखो एम वी क्या था, लीनियर मोमेंटम था, और आर क्या है, एंगुलर मोमेंटम से आर से मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियस है तो वो एंगुलर हो गया। आगे देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन द टू स्टेशनरी स्टेट। अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कहीं से इलेक्ट्रॉन कहीं पर जा रहा है, तो क्या होगा, आप जानते हैं ना कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ये E है और H इंटू न्यू है ना। अगर आपको किस रेडिएशन की वो किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकाल रहा है अगर आपको जानना है, तो चेंज इन एनर्जी आप जान लीजिए कितने एनर्जी चेंज हो रहा है पहले और बाद में। ठीक है, तो E2 माइनस E1 कर लीजिए, अपॉन H से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो आपको न्यू मिल जाएगा, यानी एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी उस एनर्जी से। एकदम सीधी बात है, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच। तो E क्या है, चेंज, मतलब एक जो है उससे लेवल से दूसरे लेवल तक गया है या आया है, तो हम ऐसे कर लेंगे। वेयर E1 एंड E2 आर द एनर्जी ऑफ द लोअर एंड हायर अलाउड एनर्जी स्टेट्स। अलाउड एनर्जी स्टेट मतलब कि आपका स्टेशनरी स्टेट यानी ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, दिस एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन एज बोर फ्रीक्वेंसी रूल। तो इसी को हम लोग बोर फ्रीक्वेंसी रूल कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, ये बोर फ्रीक्वेंसी रूल है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा E बाई एच, इसी को हम लोग बोर फ्रीक्वेंसी रूल कहते हैं। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होता है, ये भी ध्यान लीजिए, यानी एम वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन एच बाई टू पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। तो एच बाई टू पाई क्या है, कांस्टेंट है, और एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे आता है, यानी हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन ए गिवन स्टेशनरी स्टेट, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द इक्वेशन 2.1। यहाँ चलिए, where m is the mass of electron, v is the velocity and r is the radius of the orbit in which the electron is moving. Thus an electron can move only those, यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी में रह सकते हैं जिसकी एंगुलर मोमेंटम h बाई टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो। भाई इलेक्ट्रॉन का अपना एंगुलर मोमेंटम है जो कि क्वांटाइज होता है, तो किसी भी शेल में ऑर्बिट में या शेल में इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो तभी उस पर रह सकते हैं जब उनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, h बाई टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो। देखिए, thus an electron can move only in those orbit for which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. That means angular momentum is quantized. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। रेडिएशन इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम one quantized value to the another one quantized value of angular momentum to the another। ये क्या कर रहे हैं कि ये तभी होगा, ट्रांजिशन तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन एक क्वांटाइज्ड वैल्यू से एंगुलर मोमेंटम के एक क्वांटाइज्ड वैल्यू से एंगुलर मोमेंटम के दूसरे क्वांटाइज्ड वैल्यू तक जाए, तभी वो करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं जाएगा। सपोज करो किसी का अगर एंगुलर मोमेंटम मान लो 10 यूनिट है, किसी का एंगुलर मोमेंटम मान लो 10 यूनिट है और उसको और दूसरे का जिसपे जस्ट ऊपर वाले का है मान लो 20 यूनिट, तो अगर उसको 15 यूनिट वाला मिल जाएगा तो वो नहीं जाएगा जब तक उसको 20 वाला नहीं मिलेगा। यानी 10 के बाद 20 अगर है, 10 अगर यूनिट के बाद से 20 का यूनिट है तो 20 पे जाने के लिए उसको क्या चाहिए, 10 और चाहिए। अगर 5 मिलता है, 8 मिलता है, ये नहीं तो कहीं जम कर जाएगा। उसको अगर मान लीजिए 15 मिल गया तो 10 से 15 कितना होगा, 25 होगा, लेकिन वो 25 पर नहीं जा सकता है। उसको क्या मिले, उसको क्या चाहिए, 10 ही चाहिए जिससे कि वो 20 पर जाए, यानी क्वांटाइज्ड है। ओके बच्चे, तो रेडिएशन इज इमिटेड और अब्सॉर्ब्ड ओनली व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू द अनदर। एक क्वांटाइज्ड वैल्यू एंगुलर मोमेंटम से दूसरे क्वांटाइज्ड वैल्यू होता है। तो ऐसे समझ सकते हो, एनर्जी जो हमारी स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी है, यानी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, सबकी एनर्जी फिक्स है। उतनी एनर्जी मिलेगी तभी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। उतरना होगा तब उतनी एनर्जी इमिट करेगा तभी उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। जिस तरह से सीढ़ी होती है, सीढ़ी पे चढ़ते हो तो अगर आप पैर एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जाते हो तो क्या करते हो, कभी आप बीच में नहीं रह सकते, है ना, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जा ही जाओगे, बीच में नहीं रह सकते। देयरफॉर मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डज नॉट अप्लाई हियर, दैट इज ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हम मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ फिक्स्ड ऑर्बिट ही अलाउड है, यानी ऐसे ऑर्बिट हैं जिसकी एनर्जी फिक्स है, उसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बदलेगी ही नहीं। तभी बदलेगी जब वो चेंज करेगा अपना ऑर्बिट, है ना बच्चे। एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर जाएगा, इमिट करेगा तो नीचे आएगा। द डिटेल्स रिगार्डिंग टू द डेरिवेशन, जो भी डाउट होगा बच्चों आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर पूछना, क्योंकि डाउट पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया।
और समझ में आता जाएगा तो जरूर एक्सप्रेशन देना, अपना एक्सप्रेशन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखिए ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड सेशन है, इसलिए इसमें जो लाइव चैट होगी वो जब मैं अगर वहां पे देखूंगा तब मैं उसका आंसर करूंगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में लाइव चैट तुम आपस में कर सकते हो, लेकिन जो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे वो मैं देख पाऊंगा और उसको मैं आंसर करूंगा। ठीक है बच्चों, द डिटेल रिगार्डिंग द डेरिवेशन ऑफ द एनर्जीज ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स यूज्ड बाय बोर द क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड विल बी डिस्कस्ड इन द हायर क्लासेस। इसलिए बहुत सारी चीजें तो इसमें हायर क्लासेस की हैं, इसलिए तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना समझा रहा हूं उतना समझ लो, जितना एनसीईआरटी कर रहा है उतना समझ लो। हाउएवर अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन के बारे में बोर की क्या थ्योरी थी समझिए। इन्होंने कहा इसी से इन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी इसी बात से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को निकाला, जब उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम ये सब चीजें निकाला, इसी के बेसिस पर उन्होंने बहुत सारा अपना क्या दिया, पॉस्टुलेट्स दिया और अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी थ्योरी को बताया। क्या कहा उन्होंने, द स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन आर, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रह सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। दीज इंटीग्रल नंबर्स आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सीधी बात, इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट आर एक्सप्रेस्ड एज r इज इक्वल टू n स्क्वायर ए नॉट, जहां पे a क्या है 52.9 पिकोमीटर। ओके बच्चे, और n क्या है, नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, समझ रहे बच्चा। हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए n क्या होगा 1 होगा। दस द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट कॉल्ड बोर ऑर्बिट। ये देखो ध्यान समझना, व्हाट इज बोर ऑर्बिट, रेडियस, इसको अंडरलाइन कर लो। बोर ऑर्बिट क्या होता है, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। तो ए नॉट की वैल्यू यहाँ पे 1, n की वैल्यू 1 कर दोगे तो r इज इक्वल टू कितना आएगा 52.9 पिकोमीटर। तो 52.9 पिकोमीटर इज द बोर ऑर्बिट, क्योंकि फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट के ऑर्बिट को हमने बोर ऑर्बिट नाम दिया। नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज फाउंड इन दिस ऑर्बिट, n is equal to 1 and as n increases, जैसे से n बड़ा होता है, the value of r will decrease, तो r की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे से n बड़ा होता है तो r की वैल्यू कम होती जाती है, समझिएगा ध्यान से। और देखो the value of r will increase, in other words the electron will be present away from the nucleus, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे से n इंक्रीज करेगा वैसे से r भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि रेडियस तो बढ़ रही है ना बच्चों, रेडियस बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो जो रेडियस का फॉर्मूला दिए हैं, यहाँ पे फॉर्मूला दिया है रेडियस का, ये कहाँ चला गया, ये देखो रेडियस का फॉर्मूला दिए हुए हैं, r इक्वल टू n स्क्वायर। तो जैसे से n की वैल्यू बढ़ेगी रेडियस बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि शेल दूर होते जा रहा है। एज n इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ r विल इंक्रीज, इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सही बात है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट होती है, वो क्या होती है, एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट, यानी जो स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी होती है वही उसकी खुद की एनर्जी होती है। इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन En इज इक्वल टू माइनस RH 1/n स्क्वायर। देखो माइनस क्यों करते हैं, ये माना जाता है कि बहुत आप जो इनफाइनाइट पे जो कोई चार्ज रखा है इलेक्ट्रॉन है, वहां पे उसकी जो उसकी एनर्जी होती है वो जीरो मानी जाती है। और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हो, यानी किसी न्यूक्लियस के करीब लाते हो, तो आपको काम करना पड़ता है, इसीलिए एनर्जी को निगेटिव में रखते हैं। RH क्या है, रीड बाय कांस्टेंट है 1/n स्क्वायर, आप जानते ही हो। और जब आप चेंज करते हो, डेल्टा ई करते हो, तो वही 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। where RH is equal to a read by constant and its value is 2.18 into 10 to the power minus 18 joule. The energy of the lowest state is also called this ground state and it is what, देखो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होता है, n is equal to 1 कर दोगे तो यहाँ पे क्या माइनस 2.18 into 10 to the power minus 18 अपॉन 1/1 स्क्वायर, दैट इज माइनस 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल। क्या है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी बच्चों, माइनस 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल। द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट फॉर 2, और 2 करना है तो 1/2 स्क्वायर कर दो, है ना। माइनस 2.18 into 10 minus 18 था, इंटू 1/2 स्क्वायर कर दो तो 1/4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.545 into 10 to the power minus 18। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है, E2 क्या कर रहे हैं, n is equal to 2 की। तो आप देख रहे हैं कि भाई n1 से n2 जा रहा है तो एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे तो एनर्जी घट रही है दिख रहा है। लेकिन बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो निगेटिव है, माइनस में कोई चीज कम होती है यानी बढ़ रही है, निगेटिव में कोई चीज कम हो रही है यानी उसकी वैल्यू बढ़ रही है, राइट। तो E2 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है E1 से। ओके बच्चे, तो समझना ध्यान से। और देखो यहाँ पर नील्स बोर के बारे में पढ़ेंगे। नील्स बोर एक डैनिश फिजिसिस्ट थे, रिसीव हिज PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन इन 1911। ही देन स्पेंट अ ईयर विद द J.J. थॉमसन एंड अर्न्स रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड, देखो रदरफोर्ड के मैं बोलता हूँ, बताता भी हूँ कि रदरफोर्ड के साथ उन्होंने काम किया था, एक तरह से उनके शिष्य थे, और फिर उन्होंने रदरफोर्ड के जो मॉडल था उसको करेक्ट किया था, ठीक है ना। ही 1913, तो ही रिटर्न टू कोपेनहेगन
In 1913, he returned to Copenhagen, where he remained for the rest of his life. In 1920, he was named as director of the Institute of the Theoretical Physics. After First World War, Bohr worked energetically for peaceful uses of atomic energy. He received the first Atoms of the Peace Award. ठीक है, 1957 he received the first atom of peace. ध्यान रखिए, एटम्स ऑफ पीस अवार्ड पहला अवार्ड मिला था बोर को 1957 में. बोर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1922. ठीक है बच्चे. फिगर 2.11 डिपिक्ट्स द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम. एनर्जी लेवल डायग्राम देखिए, फिगर क्या है, फिगर कौन सा का बता रहा था ये, देखिए यहाँ पर, हाँ फिगर 2.11, तो 2.11 नीचे होगा शायद. देखो फिगर 2.1 यही आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है. ठीक है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन का जो देखो n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, 3 4 5 6 7 8 ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है. उसी के बारे में बता रहे थे. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. अब देखो फिगर 2.11 depicts the energies of different stationary state or energy level of the hydrogen atom. This representation is called the energy level diagram. देखो, when the electron is free from the influence of nucleus, the energy is taken as zero. मैंने बताया ना कि जो इनफाइनाइट पर होता है इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी जीरो ले आती है. The electron in this situation is associated with the stationary state of principal quantum number n is equal to infinite. तो उसका n is equal to infinite कहते हैं, and is called as ionized. एंड इज कॉल्ड एज आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बोलते हैं आयनाइज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला गया है तो इसको हम आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम कहते हैं, H+. ठीक है. व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट n. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है और ऑर्बिट n में प्रेजेंट है. द एनर्जी इज इमिटेड, एनर्जी निकलती है. मैंने बताया ना एनर्जी जो है वो इमिट होती है, यानी कम एनर्जी हो रही है. तो डेल्टा जो करोगे वो नेगेटिव देगा फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो, इसीलिए एनर्जी कम होती है उसकी और एनर्जी इमिट करता है जब आता है तो. व्हाट डज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम मीन, क्या होता है मतलब, यही जो समझा रहा था आपको. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हैज अ नेगेटिव साइन फॉर ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स. सही बात है, सारे ऑर्बिट्स के लिए जो यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है आपका, ये देखिए माइनस RH/1 और RH की वैल्यू है 2.18 × 10⁻18. तो वैल्यूज की हर एक ऑर्बिट के लिए वैल्यू नेगेटिव होगी. तो क्यों ऐसा है, तो वही कह रहे हैं व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन कन्वे, क्या बताता है. दिस नेगेटिव साइन मीन्स that the energy of the electron in the atom is lower than the energy of a free electron. यानी जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन फ्री था इनफाइनाइट था, उससे कम एनर्जी इसकी है, यही माइनस दिखाता है. अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट is an electron that is infinitely far from the nucleus and is assigned the energy value 0. Mathematically, this corresponds to setting n equal to infinity in the equation. तो अगर आप यहाँ पे n is equal to infinity रख दीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे n is equal to infinite लिख दीजिए तो En is equal to 0 आ जाएगा, यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगी. वही बात है. ठीक है बच्चों. तो द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू इज गिवन बाई n is equal to 1. अच्छा, अपॉन n कर रहे हो तो n की वैल्यू सबसे कम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, एनर्जी की सबसे बड़ी वैल्यू होगी. यानी जो फर्स्ट सेल है उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, और फर्स्ट सेल की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, देखो 2.18 × 10⁻18 जूल. यही फर्स्ट सेल की एनर्जी है, यही हाईएस्ट मैक्सिमम एनर्जी जो हो सकती है वो यही हो सकती है. चलिए यहाँ पे एज द, हाँ यहाँ पे देखिए मैथमेटिकली, यहाँ पे द मोस्ट नेगेटिव मतलब सबसे कम एनर्जी, राइट, सबसे कम एनर्जी समझा. मोस्ट नेगेटिव एनर्जी जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, n is equal to 1 रखेंगे तब होती है. ओके, वी कैन कॉल इट दिस, इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं बच्चों. चलिए आगे, एंड इट्स एनर्जी इज लोअर, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आता है वैसे उसकी एनर्जी कम होती आती है. दैट इज द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन एंड डिपिक्ट्स इट्स स्टेबिलिटी रिलेटिव टू द रेफरेंस स्टेट 0 या एनर्जी स्टेट इनफाइनाइट. बोर कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द, बोर थ्योरी कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द आयन कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. मैंने बता दिया आप लोगों को, सिमिलर टू प्रेजेंट दैट He+1 लिथियम+2, ये सबके पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं बोर का सारा चीज. अब देखो यहाँ पे क्या था, En की वैल्यू क्या थी, En का था 2.18 × 10⁻18 अपॉन 1/n² था. लेकिन जब हाइड्रोजन लिए थे तब ना 1 लिखे थे Z की वैल्यू, वैसे Z² यहाँ पे वैल्यू होती है. यानी अगर आप हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज देते हैं, हीलियम हो गया,
हीलियम +1, लिथियम +2, तो यहाँ पे आपको Z बदलना पड़ेगा, Z। ओके बच्चे, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 थी। ओके बच्चा, रेडियस के लिए क्या करोगे, 52.9 n² n², जो वहां पे सिर्फ n² था, याद कीजिए, वहां पे 52.9 जो था n² था केवल, यहाँ पे अपॉन Z कर दोगे। तो ये आप रट लीजिए इसको कि -2.18 × 10⁻18 Z² अपॉन n², या 52.9 Z² अपॉन n² अपॉन Z, ये आपका रेडियस हो गया। तो देखिए आपकी एनर्जी के लिए Z² अपॉन n² है, Z² अपॉन n², और यहाँ पे Rn के लिए n² अपॉन Z है। वहां Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, और इसकी वैल्यूज जो हैं, और ये कैसे आया है इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके लेवल में है ही नहीं। ठीक है बच्चों, देखिए फॉर हीलियम एंड, तो क्या है, आप देखिए हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 लोगे, लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3 लोगे, ऐसे लेते जाओगे। फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज एविडेंट दैट द वैल्यू ऑफ एनर्जी बिकम मोर नेगेटिव एंड दैट ऑफ द रेडियस बिकम स्मॉलर फॉर इंक्रीज इन Z। ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। रेडियस यानी अगर तुम Z बढ़ाते हो, ये वैल्यू बढ़ाते हो, यानी किसी के लिए भी, समझना बात को ध्यान से, किसी की भी अगर आप Z बढ़ा रहे हैं, यानी आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो रेडियस कम हो जाएगा किसी पर्टिकुलर किसके लिए, n के लिए। बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं इससे, समझिएगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए n = 1 रख रहे हो, हीलियम के लिए n = 1 रख रहे हो, तो दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, ध्यान से समझना। हाइड्रोजन के लिए जब कर रहे हो तो n = 1 रखो, फिक्स करो, Z तो 1 होगा ही। तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट जो ऑर्बिट का रेडियस आएगा वो 52.9 पिकोमीटर आएगा। अब आ जाओ हीलियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n = 1 ही रखोगे, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नीचे जो है Z की जगह पे 2 आ जाएगा, यानी हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो होगा वो हाइड्रोजन की तुलना में आधा हो जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी जो है बच्चे वो क्या होगी, अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो अगर आप जैसे से बढ़ाएंगे, आप Z बढ़ाएंगे, वैसे वैसे स्क्वायर में बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर हाइड्रोजन की बात करें तो Z = 1, n = 1 कर दें हैं, तो एनर्जी आती है -2.18 × 10⁻18 जूल। लेकिन अगर हीलियम लेते हैं, हीलियम +1 लेते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का वैल्यू n = 1 ही रखोगे, 1 करोगे, लेकिन Z क्या हो जाएगा, उसका 2 हो जाएगा, तो 2 जब 4 हो जाएगा बेटा, यानी जो है 4 टाइम्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। ऐसे ही लिथियम की बात करोगे तो लिथियम में 3 हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा। तो एनर्जी देखिए किस तरह से बढ़ रही है, एनर्जी किस तरह से बढ़ी, और वो फर्स्ट ऑर्बिट की है, यानी आप समझिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो है, फिर हाइड्रोजन के बाद हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी उसकी क्या है, 4 टाइम्स है। लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी उसकी 9 टाइम्स है, किसकी तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में। ये बात ध्यान रखिएगा। अब रेडियस की बात कीजिए, ये तो एनर्जी की बात हो गई, रेडियस, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस जो भी है। अब आप हीलियम की रेडियस की बात कीजिए, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस जो होगा उसका क्या होगा, हाफ होगा। इसी तरह से लिथियम का जो होगा फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस उसका 1/3 होगा, फर्स्ट ऑर्बिट का ही, यानी न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस। यानी जैसे जैसे आप Z की वैल्यू बढ़ा रहे हो, ऐसे भी समझ लो कितना मजेदार है। Z की वैल्यू जैसे बढ़ाते हो, आप समझते हो लिथियम, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, लेफ्ट से राइट जाते हैं बच्चों, तो लिथियम के बाद क्या आते हैं, लिथियम आते हैं हम लोग बेरिलियम, बोरान। तो जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं बच्चों हम लोग, तो साइज क्या होती है, छोटी होती आती है ना। ऐसे तो क्या Z बढ़ता है तो साइज छोटी होगी, दिख रहा है साफ साफ। तो Rn = 52.9 अपॉन Z²। अगर n यानी हम फर्स्ट ऑर्बिट की ही बात करें, तो फर्स्ट ऑर्बिट ही और क्लोजर होते जाएगा जब Z की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, तो बहुत शानदार बात है। और एनर्जी जो है क्या होगी, उसके स्क्वायर के फॉर्म में बदलेगी। जितना आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, यानी Z की वैल्यू बढ़ाते रहे हैं, वो स्क्वायर के टाइम्स में बढ़ेगी, और ये उतने टाइम्स घटेगा, स्क्वायर के टाइम नहीं, उतने ही टाइम घट जाएगा। अगर आप Z की वैल्यू 1 बढ़ाए, तो आप 1 से 2 किया तो 1/2 हो गया। हाइड्रोजन का 1 है, उसी का कंपेरिजन में बात करोगे, हाइड्रोजन का 1 है तो जो है सो है ही। फिर 2 किए हीलियम का तो 1/2 आ गया, है ना, हाइड्रोजन के 2 आ गया। लिथियम का किए तो हाइड्रोजन के 3 आ गया। ये होगा रेडियस। चलिए आगे। इट मींस इलेक्ट्रॉन विल बी, जैसे जैसे Z बढ़ाओगे तो वैसे वैसे और क्लोजर आ जाएगा। इसका मतलब दिस मींस दैट इलेक्ट्रॉन विल बी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। अगला पॉइंट, इट इज आल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दीज ऑर्बिट्स। उनकी वेलोसिटीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्दो द प्रिसाइज इक्वेशन इज नॉट गिवन हियर, qualitatively the magnitude of velocity of electron increases with increase of positive charge on the nucleus। ध्यान से, जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस में, यानी जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ेगी।
जाहिर सी बात है, अगर अगर वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी तो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेगा और चिपक जाएगा, उससे कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को और तेजी से नाचना पड़ेगा, और तेजी से रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी न्यूक्लियस की ताकत बढ़ रही है खींचने की। तो सीधी बात है, जैसे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में बढ़ेगी उसी तरह से वो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन increases with increase in the positive charge on the nucleus and decrease with increase in the principal quantum number। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी अगर आप n बढ़ाते जा रहे हो, n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या होगा, दूर जा रहे हैं तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। चलिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम as mentioned in the section 2.3.3 can be explained quantitatively using Bohr's model। अकॉर्डिंग टू द assumption 2, रेडिएंट एनर्जी यानी जो जो ऊपर से नीचे आता है, जो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है ना, इज एब्जॉर्ब। अकॉर्डिंग टू द assumption 2, रेडिएंट एनर्जी रेडिएशन इज एब्जॉर्ब इफ द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द ऑर्बिट इज स्मॉलर टू द ऑर्बिट ऑफ हायर। सही बात है, ये कह रहे हैं कि जब लोअर से ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट से जाएगा तो क्या करेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है बच्चों, वही बात है। तो कह रहे हैं कि रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड इफ द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी लोअर ऑर्बिट, टू द ऑर्बिट ऑफ द हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी एनसीईआरटी को ना कान घुमा के पकड़ने की आदत है। तो लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, सीधी बात। ठीक है बच्चों, वेयर एज द रेडिएशन एनर्जी इज इमिटेड, रेडिएशन मतलब एनर्जी इमिट करेगी जब वो ऊपर से नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखो, इफ द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट, ये बात सीधे कर दी है, हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। यहाँ पे जो मैं समझा रहा था वही बोले इन्होंने। तो द एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट्स इज गिवन बाई, अब देखो एनर्जी गैप क्या करोगे, ई फाइनल माइनस इनिशियल, यही बात होती है भाई। जब लोअर से हायर जाए, हायर से लोअर जाए, यानी फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हो तो वही ना डेल्टा ई होता बेटा। तो कंबाइनिंग द इक्वेशन 2.13 एंड 2.16, 2.13 ऊपर था और 2.16 नीचे है। देखिए अब यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे कैसे आएगा, कंबाइन करेंगे जब, तो डेल्टा ई क्या आएगा, वही जो अपना रीडबर्ग का फॉर्मूला आया था ना, आर एच इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। तो एन फाइनल, n1 क्या है, n1 फिक्स रहेगा और ये तो रहेगा n2 रहेगा। तो आप समझिएगा बच्चों ध्यान से, डेल्टा ई इक्वल टू माइनस ऑफ आर एच, ये होता ही है, आप जानते ही हो, माइनस ऑफ आर एच अपॉन आर एच इंटू 1/n स्क्वायर, ये होता है ई इज इक्वल टू, अभी हमने ई इज इक्वल टू यहाँ पे किया था। देखिए ई इज इक्वल टू क्या था, माइनस आर एच 1/n स्क्वायर, और यहाँ पे अगर यहाँ पे जेड ले लें तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर करते हैं, तो जेड स्क्वायर भी लेना पड़ेगा आगे चल करके। ई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर एच 1/n स्क्वायर, तो डेल्टा ई क्या होगा, माइनस ऑफ आर एच अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस ऑफ आर एच अपॉन एन वन स्क्वायर। तो उसको और सही करोगे, वेर एन इनिशियल है और एन फाइनल है। ठीक है बच्चे, एन फाइनल और एन इनिशियल, तो फाइनल हो गया, इनिशियल हो गया, फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, तो जब इसको माइनस माइनस साइन अंदर है, तो अगर देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, साइन उलट जाएगा यहाँ पे, तो 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, इनिशियल और फाइनल हो गया। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। तो और आर एच की वैल्यू रीडबर्ग कांस्टेंट है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, ये आ गया जूल 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी, अब उसको फ्रीक्वेंसी चाहिए तुमको, तो डेल्टा ई है तो ई इज इक्वल टू एच न्यू कर लो, एच न्यू करोगे तो यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच कर लो, है ना। तो आर एच अपॉन एच आ जाएगा, ये रीडबर्ग कांस्टेंट अपॉन एच आ जाएगा। तो आर एच अपॉन एच कर लोगे तो 1/n, तो आर एच कितना है, आर एच की वैल्यू है 2.18 और एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू लिख दो, तो इसको कैलकुलेट करोगे 3.29 इंटू 10⁻15 आ जाएगा 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, हट जा जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो ये कर रहे हैं कि नहीं न्यू बार निकालना है। न्यू बार क्या होता है, 1/λ, 1/λ क्या होता है, न्यू बाई सी। ठीक है बच्चे, न्यू बाई सी होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, इतनी है, बाई सी कर दोगे, सी मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, तो डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये पूरा फाइनली क्या आता है, न्यू बार, यानी हमारा जो वेव नंबर है, ये वेव नंबर है इन द टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो अच्छे ध्यान से समझना, अलग अलग कंसर्न, अलग अलग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। डेल्टा ई की बात करोगे तो सीधे आप माइनस क्या करोगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आ जाएगा आर एच 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, जहाँ पे आर एच की वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻18 जूल लिख देते हैं, सीधे यहीं पे बात खत्म। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपको एनर्जी, जो यहाँ पे एनर्जी है डेल्टा ई है, इसको एच से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो वैल्यू आप रखेंगे डिवाइड करेंगे तो 3.29 इंटू 10⁻15, बाकी सब वैल्यू वही रहेगी। और आपको क्या निकालना है, आपको बार निकालना है, यानी न्यू बार यानी वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर क्या होता है, 1/λ होता है, और लैम्डा को हम 1/λ को हम निकाल सकते हैं क्या, न्यू बाई सी। ठीक है, तो न्यू बाई सी, तो न्यू फ्रीक्वेंसी है, सी इसका वेलोसिटी है,
तो वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, 3 × 10⁸ से डिवाइड कर दो, हमारा मिल जाएगा 1.09677 × 10⁷ 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, यही हमारा हो गया। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब यहाँ पे बहुत ध्यान देना होगा, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन n फाइनल इज ग्रेटर देन n इनिशियल, यानी नीचे से ऊपर जाएगा एब्जॉर्प्शन में। और इन केस ऑफ ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन n फाइनल बड़ा होगा, यानी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो देखो n फाइनल की ये वैल्यू क्या होगी, छोटी हो जाएगी। एब्जॉर्ब का मतलब ये पॉजिटिव आएगा हमारा, ठीक है बच्चे। तो इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम n फाइनल विल बी ग्रेटर देन n इनिशियल, सही बात है, क्योंकि फाइनल आप एब्जॉर्ब करेगा तो फाइनली ज्यादा पे जाएगा, तो n फाइनल ज्यादा होगा, बड़ा होगा। एंड इन टर्म्स ऑफ पैरेंथेसिस इज पॉजिटिव एंड द एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी तो ये पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये पैरेंथेसिस के अंदर जो है ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और जब इमिट करेगा तो n फाइनल कम आएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम n इनिशियल इज ग्रेटर देन n फाइनल, तो क्या होगा, एनर्जी इज निगेटिव एंड एनर्जी इज रिलीज, तो ऊपर से नीचे आएगा तो फाइनल क्या होगा, फाइनल वाला कम होगा, और तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ रहे होंगे बच्चों ये बात। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये आप समझा दिया मैंने। एक्सप्रेशन 2.17 इज सिमिलर टू दैट यूज्ड बाय रीडबर्ग 2.9, हमने पहले किया था, डिराइव्ड एम्पिरिकली यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल डेटा अवेलेबल एट दैट टाइम। फर्दर ईच स्पेक्ट्रल लाइन वेदर इन एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम कैन बी एसोसिएटेड टू द पर्टिकुलर ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम, यानी हर लाइन जो है किसी न किसी हाइड्रोजन एटम के किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन से एसोसिएटेड होती ही है। इन केस ऑफ लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ध्यान से, इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, बहुत ज्यादा अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशन कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑब्वियसली एंड दस लीडिंग टू द लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अगर कई सारे आप हाइड्रोजन एटम ले रहे हो तो कई सारी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ द सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड। एकदम करेक्ट बात है, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि ब्राइटनेस या इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड या इमिटेड पर सेकेंड, एक ही बात है। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉब्लम 2.10 देखिए, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम n=5 स्टेट टू द n=2 स्टेट, यानी फाइनल जो है वो कम है, इनिशियल जो है वो ज्यादा है, ठीक है बच्चे, फाइनल कम है तो स्टेट आप देखिए यहाँ पे इनिशियल क्या है वो ज्यादा है 5 है, फाइनल कम है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों, फ्रॉम n=5 टू n=2 है ना, यानी एनर्जी रिलीज करेगा ना, क्योंकि 5 से 2 पर आ रहा है, 5 से 2 पर आ रहा है बच्चों। ओके बच्चे, तो देखिए 2 क्या है, फाइनल है, और इनिशियल क्या है 5 है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। देखिए निगेटिव आ रही है, यानी एनर्जी ये इट इज एन इमिशन एनर्जी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये इमिशन एनर्जी है या फिर एब्जॉर्ब एनर्जी है, साइन से निकल सकता है। द फ्रीक्वेंसी से निकालनी है तो ये आपको ई मिल गया, डेल्टा ई बाई एच कर दिए, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। आगे आइए, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। अब ये हम लोग पहले भी किए हैं, आप हीलियम प्लस है तो आप एनर्जी क्या होती है 2.18 × 10⁻⁸ z² अपॉन n, तो n1 स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑर्बिट है तो n1 1 कर दो, z क्या कर दो, हीलियम है तो 2 कर दो, कॉमन गया, यानी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा इसका 4 टाइम्स आ जाएगा। दैट्स इट। ओके बच्चों, इतनी बात समझ आ रही है अपनी, आ रही है बताओ बच्चे। लिमिटेशन टू द बोर मॉडल, क्या लिमिटेशन है बोर मॉडल की, ये देखिए बोर मॉडल आपने इतना पढ़ा, लिमिटेशन क्या है। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज नो डाउट एन इंप्रूवमेंट ओवर द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है, उसके ऊपर एक क्या था, एक आपने किया था, बहुत अच्छा काम हुआ था बोर मॉडल की तुलना में, राइट। एज इट कुड अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ये सिर्फ वही कर सकता है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक, फॉर एग्जांपल हीलियम ये। However, Bohr model was too simple to account for the following points. It failed to account for the finer details. जैसे डुबलेट हो गया, that is too closely spectral line, दो बहुत closely spectral line थे, उनको नहीं बता पाया, है ना। अभी आप लोग मेरी मुस्कुराहट को समझेंगे कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। देखिए अभी बोर ने क्या किया था, n1 n2 n3 n4 इसकी बात समझा था कि भाई वहां से वहां जम कर दी। लेकिन बताओ अगर मान लो n3 की बात करूं, n3 की, तो उसमें sp_d भी तो है, n4 में sp_df भी तो है, उसमें भी तो आपस में चेंज हो सकता है, तो उसकी वजह से और फाइन लाइन सारी थी जिसको बोर नहीं बता पाए थे। तो इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर लाइन, फाइनर डिटेल्स that is too closely spaced line of the hydrogen atom spectrum observed by using sophisticated spectroscopic techniques। बहुत sophisticated spectroscope techniques देखा गया, तो उसमें तो बहुत फाइन लाइन आ रही थी, यानी sp_df में जो बाद में आया, बाद में हमको समझ में आ गया, ये अभी नहीं आया। This model is also unable to explain the spectrum of atom other than hydrogen, for example helium atom which possesses only 2 electrons। Further,
2 इलेक्ट्रॉन के लिए भी नहीं बताया था कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, सिंगल यानी हीलियम आयन के लिए बता रहे हैं, हीलियम के नहीं, हीलियम के लिए नहीं, हीलियम आयन के लिए बता रहे हैं, ठीक है। फर्दर बोर थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो लाइंस स्प्लिट कर गई, लाइंस स्प्लिट कर गई, दूर दूर फैल गई। तो इसको दो फील्ड थे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को जी-मैन इफेक्ट बोलते हैं। मैं कैसे याद किया था इसको, इलेक्ट्रिक है तो स्टार्क है, तो वो सेम फाइन लाइन आ रहा है, इसलिए आप ऐसे याद कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टार्क इफेक्ट और जी-मैन इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे केमिकल बॉन्ड को, वो एबिलिटी को नहीं बता पाए थे कौन, बोर। इन अदर वर्ड्स, टेकिंग into account the point mentioned above, one needs a better theory which can explain the salient feature of the structure of complex atom। यानी कॉम्प्लेक्स एटम्स के लिए जो और सैलिएंट फीचर्स हैं उनको समझने के लिए बेटर थ्योरी की जरूरत है। इसलिए हम बेटर थ्योरी की तरफ और बढ़ेंगे टुवर्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल ऑफ मॉडल ऑफ एटम क्या बताता बच्चे, इसमें दो बहुत शानदार थ्योरी पढ़ेंगे। इन द व्यू ऑफ शॉर्ट कमिंग ऑफ द बोर मॉडल, बोर मॉडल की कमियों को देखते हुए अटेम्प्ट वेयर मेड टू डेवलप मोर सुटेबल एंड जनरल मॉडल फॉर द एटम्स। अच्छा और बेटर मॉडल बनाने की कोशिश की गई। टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स विच कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सच ए मॉडल वेयर, दो बहुत इंपॉर्टेंट जो फॉर्मुलेशन किए गए वो क्या थे, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, मतलब कि जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर थे वो बिहेवियर, और दूसरा हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम जानते हैं कि वो ये कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एक साथ आप नहीं बता सकते, एक साथ उसको नहीं बता सकते। तो हम ये पढ़ेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर पढ़ेंगे। द फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉगली, द फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉगली 1924 proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior। बाप रे बाप, क्या बात हो गई। डी ब्रॉगली ने कहा कि जो मैटर होता है, जो हमारा जो मास है, मैटर है, यानी हम लोग, डुअल बिहेवियर हमारा भी है। यानी फिजिक्स, जो डी ब्रॉगली ने क्या कहा, यानी जो आपका बॉल है, जो एक छोटा सा बॉल आप फेंकते हो, वो भी वेव की तरह चलता है, तभी तो स्विंग करता है, वो मैटर है। और जब बॉल बहुत तेज फेंकते हो तो स्विंग कर जाता है, यानी वेव की तरह चलता है। यही तो हम लोग खेलते हैं क्रिकेट में, राइट। तो लेकिन इनका जो बात थी वो बहुत छोटे, आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसको। हम लोग भी अगर हैं तो हम लोग भी चलते हैं, अगर कार मूव कर रही है तो कार भी वेव नेचर से चल रही है, लेकिन उसका वेवलेंथ इतना छोटा है कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसलिए बहुत छोटे पार्टिकल के लिए उन्होंने बात किया कि छोटे पार्टिकल का जो वेवलेंथ एसोसिएट होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, जिससे कि हम क्या करेंगे, हम उससे बात कर पाएंगे, उसके लिए बात कर पाएंगे, उसके डुअल बिहेवियर के लिए। तो फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉगली ने कहा कि रेडिएशन की तरह मैटर भी डुअल बिहेवियर शो करते हैं। बोथ पार्टिकल एंड, यहाँ पे देखिए डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी बोर के मॉडल के शॉर्टकमिंग को दूर करने के लिए डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर है, न कि रेडिएशन। डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अभी तक हमने पढ़ा है। तो बात को ध्यान से समझिएगा बच्चे, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर कह रहे हैं, न कि डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं, वो तो पहले की बात थी। ये अब थोड़ा सा हम लोग क्या आ गए हैं, और थोड़ा सा लार्जर लेवल पे आ गए, जो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं बच्चों। तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, द फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉगली, like radiation should also matter should also exhibit dual behavior, that is both particle and wave properties. This means that just as a photon has momentum as well as wavelength, electron should also have momentum as well as wavelength। इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो डी ब्रॉगली फ्रॉम दिस एनालॉजी gave the following relation between the wavelength and momentum of the material of the particle। तो किसी भी पार्टिकल के मटेरियल के लिए, किसी मटेरियल पार्टिकल के लिए उन्होंने मोमेंटम और वेवलेंथ में रिलेशन स्टेब्लिश किया। कैसा रिलेशन स्टेब्लिश किया ये देखिए। तो उन्होंने कहा कि h लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, यानी h बाई p, यानी किसी का वेवलेंथ क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन उसका लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे डी, ये देखिए डी ब्रॉगली थे 1892 से लेकर के 1987 तक ये रहे थे। लुइस डी ब्रॉगली, अ फ्रेंच फिजिसिस्ट, स्टडीड history as an undergraduate in his early 1910s. His interest turned to science as a result of his assignment to radio communication as a result communication in World War I. He received his doctor
science from the University of Paris in 1924. He was professor of theoretical physics at the University of Paris from 1932 until his retirement in 1962. He was awarded the Nobel Prize in Physics 1929. देखिए, lambda is equal to h by mv and h by p, where m is the mass of the particle, v is the velocity, and p is the momentum. De Broglie's prediction was confirmed experimentally when it was found that an electron beam undergoes diffraction. इलेक्ट्रॉन की बीम जब डिफ्रैक्शन करने लगी और इंटरफेरेंस करने लगी तो आप क्या समझ गए कि इसका मतलब वेव नेचर है. तो इलेक्ट्रॉन बीम अंडरगोज डिफ्रैक्शन, phenomena characteristics of waves. This fact has been put to use in making an electronscope. ध्यान से समझना, when कब ये प्रूफ हुआ, ये अंडरलाइन कर लो, यहीं से क्वेश्चन बनता है. डी ब्रॉगलीज प्रेडिक्शन वाज कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली व्हेन द इट इज फाउंड. तो कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन बीम ने शो किया कि ये कंफर्म हुआ कि डी ब्रॉगली करेक्ट थे? वो क्या था? डिफ्रैक्शन. ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लो. डिफ्रैक्शन क्या है? फिनोमेना क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेवलेंथ है. दिस फैक्ट हैज बीन पुट टू यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेव नेचर का थे, which is based on the wave-like behavior of electron, just as an ordinary microscope utilizes the wave nature of light. तो wave nature of light को यूज करते हुए हम लोग ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूज करते थे. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बनाया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो कर रहे थे. इसी के बेसिस पर बनाया गया. तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ या मैन्युफैक्चर या प्रिपरेशन ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाने का बेस क्या था? डी ब्रॉगली का वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन शो करना, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर शो करना, ये इस बात वही रिस्पॉन्सिबल था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के फॉर्मेशन के लिए. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ पावरफुल टूल इन मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च बिकॉज इट अचीव्स अ मैग्निफिकेशन ऑफ अबाउट 15 मिलियन टाइम्स. 15 मिलियन टाइम्स वो मैग्नीफाई कर देता है. यानी जो भी हम सेल की स्टडी करते हैं, जो भी हम लोग सेल के अंदर जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, ब्लड की स्टडी करते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से करते हैं. इट नीड टू बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज अ वेव कैरेक्टर. हर ऑब्जेक्ट में जो मोशन में है उसका वेव कैरेक्टर है. यानी अर्थ भी जो हमारा चल रहा है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो भी वेव कैरेक्टर शो करता है. The wavelengths associated with ordinary objects are so short because of their large masses that their wave property cannot be detected. उनकी wave property को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते. The wavelength associated with the electron and other subatomic particles with very small mass, है ना बच्चे? इसलिए हम उसको लेते हैं जो कि सबएटॉमिक पार्टिकल जो कि बहुत कम मास के हैं, उन्हीं से वेव एसोसिएटेड होता है, उसको हम लोग देख पाते हैं. कैन मतलब समझ पाते हैं, उसको कंसिडर कर पाते हैं. बहुत बड़े छोटे वेवलेंथ को हम कंसिडर नहीं कर पाते. कैन हाउएवर बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली. रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स प्रूव दीज पॉइंट्स. अब देखो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड. कोई क्रिकेट बॉल है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, उसका मास जो है 0.1 kg है, तो बताइए उसका क्या होगा, वेवलेंथ एसोसिएटेड क्या होगा? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv, है ना? तो h की वैल्यू पता है हमको, m की वैल्यू 0.1 kg है, v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है. देखो अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई बॉल फेंका जा रहा है 0.1 kg का, तो उसका जो लैम्डा आएगा 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 मीटर. बहुत छोटा आया बच्चों, बहुत ही छोटा. तो ये बहुत छोटा वैल्यू हम उसको नहीं कर पाएंगे, कंसिडर नहीं कर पाएंगे. जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 9.1 इंटू 10 माइनस 31 kg है. अगर इसको लेते हैं और इसकी काइनेटिक एनर्जी है 3.0 इंटू 10 माइनस 25 kg, तो इसका वेलोसिटी पर निकाल लो. इसकी एनर्जी दी हुई है काइनेटिक एनर्जी से हाफ mv स्क्वायर से इसकी वेलोसिटी निकाल लिया, ठीक है. और इसका लिए h निकाला, जब यहाँ पे h निकाला, सॉरी लैम्डा निकाला इसके लिए, तो कितना आया? 896.7 नैनोमीटर, जो कि क्या है? एक कंसिडरेबल है. कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद द वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम. वेवलेंथ दिया हुआ है तो मास निकालना है. तो जैसे हम लोग क्या किए थे, h इज इक्वल टू आपने लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv किया था, तो m इज इक्वल टू h बाई लैम्डा भी करके हम लोग निकाल देंगे, ठीक है. हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बच्चों, ये प्रिंसिपल हीजनबर्ग ने दिया था, जो कि स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट उसकी मोमेंटम या वेलोसिटी को बताने में असमर्थ है. ये नहीं, इम्पॉसिबल है, ठीक है. मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, अभी तुरंत हाजिर होता हूं बच्चों.
हाँ, तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे हैं। ये बताते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम आप एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, एक साथ बता नहीं सकते। ठीक है, चलिए देखिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हिजनबर्ग ने। कैसे दिया देखिए, इन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, डेल्टा एक्स को अनसर्टेनिटी मान लिया किसका, पोजीशन का, और डेल्टा पी एक्स को मान लिया अनसर्टेनिटी ऑफ द मोमेंटम। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये उन्होंने एक्सप्रेशन दिया मैथमेटिकल। कैसे आया कैसे नहीं आया इसको आपको जानने की जरूरत ही नहीं। अब डेल्टा पी एक्स जो है वो मोमेंटम है, तो डेल्टा एम इंटू वी कर दोगे, मास तो कांस्टेंट होता है, तो मास को इधर भेज दो, यहाँ भेज दो। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम। ये हो गया, ये वेलोसिटी के बारे में हो गया। जहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन है, डेल्टा वी एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी है, और डेल्टा पी एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम है। अगर पोजीशन, अब तुम सोचो, अगर यहाँ पर सपोज कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का मल्टीप्लीकेशन सपोज करो 1000 है, सपोज करो ये 1000 है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू मान लो क्या है 10,000। सपोज करो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू 10,000 है, यानी 1 के आगे 4 जीरो है। तो अगर ये 100 है और ये 100 है, इनकी अनसर्टेनिटी 100 इनकी है, इनकी अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी नहीं अनसर्टेनिटी, ध्यान से, इसकी अनसर्टेनिटी 100, इसकी भी अनसर्टेनिटी 100 इंटू ये क्या है 1000। ओके, अब सोचो इसकी अनसर्टेनिटी तुम कम करो, अनसर्टेनिटी कम करो यानी डेल्टा एक्स की सर्टेनिटी बढ़ा रहे हो, समझना आपको इसको। अगर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू 100 से 10 कर दीजिए, 100 से 10 कर दीजिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 करना पड़ेगा, तभी ना 10,000 वैल्यू आएगी। समझना फिर से, पहले ये 100 था, ये भी 100 था, डेल्टा एक्स भी 100, डेल्टा वी एक्स भी 100, तो कितना है आपका 1000, 10,000 आया। 100 इंटू 100, 1 के आगे 40, 10,000। अगर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू 100 से 10 कर दिए, तो वही वैल्यू पाने के लिए, वो फिक्स वैल्यू पाने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा 1000। यानी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी कितनी हो गई, 1000 हो गई। यानी इसको आपने अनसर्टेनिटी, देखो डेल्टा एक्स की अनसर्टेनिटी कम किया, यानी इसकी सर्टेनिटी बढ़ा दिया, यानी सर्टेन कर रहे हो तुम, है ना। तो डेल्टा एक्स की अनसर्टेन, व्हाट इज डेल्टा एक्स, व्हाट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, राइट। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को आप कम कर रहे हो, यानी सर्टेनिटी बढ़ा रहे हो ना, पोजीशन आपको मालूम चल रही है ना, उस तरफ बढ़ रहे हो कि पोजीशन फिक्स कर पा रहे हो तुम। तो उसी रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, अनसर्टेनिटी ऑफ द वेलोसिटी क्या हो रही है, बहुत बढ़ जा रही है। अनसर्टेनिटी ऑफ द वेलोसिटी बहुत बढ़ जा रही है, यानी उसको एक कांस्टेंट वैल्यू पाने के लिए, अगर आपको मैंने 10,000 का एग्जांपल दिया कि 10,000 इसकी वैल्यू फिक्स कर दो, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर आप कम करते हो, यानी अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन कम कर रहे हो, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन कम कर रहा मतलब पोजीशन की सर्टेनिटी बढ़ा रहे हो, यानी सर्टेन कर रहे हो पोजीशन को, यानी पोजीशन पा जा रहे हो तुम, है ना। तो वेलोसिटी नहीं पा पाओगे, वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वेयर डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी द पोजीशन एंड डेल्टा पी एक्स इज द, ये हो गया। तो इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, then the velocity of the electron will be uncertain, delta vx will be very large. On the other hand, if the velocity of electron is known, तो ये क्या होगा उसी का, तो known अगर तो the position of the electron will be uncertain, तो velocity known होगी तो यही उसी का उल्टा हो जाएगा, position नहीं मिल पाएगा, delta x की uncertainty बहुत बढ़ जाएगी। Thus, if we carry out some physical measurements on the electron's position or velocity, the outcome will always depict a fuzzy or blur picture, यानी हमको ढंग से नहीं, पोजीशन मिलेगा तो वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी मिलेगा तो पोजीशन नहीं। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज यू आर आस्क्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर विथ एन अनमार्क्ड मीटर स्टिक, यानी कोई मीटर स्टिक दे दिया गया और कहा गया इसकी थिकनेस बताओ, और उस मीटर स्टिक पे मार्क भी नहीं किया गया, तो कैसे करोगे। ऑब्वियस द रिजल्ट वुड बी extremely inaccurate and meaningless. In order to obtain an accuracy, you should use an instrument graduated in the units smaller than the thickness of the sheet, है ना। ऐसे यूनिट्स में बनाओ जो थिक की थिकनेस से भी कम हो, तब आप थिकनेस ऑफ शीट बता पाओगे। Analogously, in order to determine the position of electron, we must use a meter stick calibrated in unit of smaller than the dimension of the electron. Keep in mind that electron is considered as a point charge,
and is therefore dimensionless. To observe an electron, we can illuminate it with light or electromagnetic radiation. तो हम लाइट हमसे इल्यूमिनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से करते हैं. द लाइट यूज्ड मस्ट हैव अ वेवलेंथ स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो कोई चीज को तुम इल्यूमिनेट कैसे कर सकते हो, किसी मान लो लाइट तुमने जलाया, कोई चीज तुमको कोई पार्टिकल दिख रहा है, तो वो तभी दिख रहा है ना जो उससे वो वेवलेंथ जाके टकरा रही है और टकरा के आपके पास आ रही है. तो कोई भी अगर तुमको इलेक्ट्रॉन देखना है तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए भी ऐसी वेवलेंथ जानी चाहिए जो क्या हो, स्मॉलर डायमेंशन की हो, इलेक्ट्रॉन से छोटी हो उसका डायमेंशन, यानी इलेक्ट्रॉन उनके सामने बड़ा है, उसके वेव जो जारी हो वो टकरा के वापस आ जाए. लाइट की जो वेव जारी है वो इलेक्ट्रॉन से टकरा के आपके आईज तक आए, तब आपको दिखाई देगा. आई होप बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को. देखो हाँ तो यहाँ पे यहाँ पे देखो the high momentum photons of such light p is equal to h by lambda would change the energy of the electron by collision. और हाई एनर्जी देखो जब जिनकी तुम लैम्डा बहुत, अब देखो लैम्डा क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए ना, बहुत कम. तो लैम्डा कम है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो एनर्जी जाके टकराएगी लाइट से, तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ही बढ़ा देगी, चेंज कर देगी. तो द हाई मोमेंटम फोटॉन्स सच एज लाइट वुड चेंज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कोलिजन. इन दिस प्रोसेस no doubt जैसे ही तुम पोजीशन चेक करने जाओगे इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा कहीं और, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई. नो डाउट है ना. इन दिस प्रोसेस नो डाउट वुड बी एबल टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट वी वुड नो वेरी लिटिल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन. इलेक्ट्रॉन जैसे टकराया इलेक्ट्रॉन गायब, ठीक है, कहीं और चला गया. तो हम पोजीशन तो बता लेंगे जहां पर टकराया था, लेकिन उसकी वेलोसिटी नहीं. सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. One of the important implementations of the Heisenberg uncertainty principle is that ये बोर ने और रदरफोर्ड ने जो कहा था ना कि ये साइक्लिक होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में घूमते हैं. तो हीजनबर्ग ने कहा नहीं, वो ऐसे ऐसे वेव नेचर में चलते हैं, वेवी होते हैं. इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे नहीं घूमते हैं, वेव के फॉर्म में घूमते हैं, ऐसे ऐसे, है ना बच्चे. ओके और उनका जो सरकमफरेंस होता है, जो उनका सरकमफरेंस होता है किसी सर्कल का 2πr होता है ना सरकमफरेंस, उसकी रेडियस r है, तो सरकमफरेंस जो होता है बच्चे 2πr, वो इक्वल टू क्या होता है, अगर ऐसे ऐसे वेव चल रहा है तो एक साइकिल पूरा कर रहा है तो एक लैम्डा चला, दूसरी साइकिल पूरी करे तो दूसरा लैम्डा चला, तीसरी साइकिल पूरा किया तो तीसरा लैम्डा चला. तो ऐसे n लैम्डा होता है, यानी हमारा जो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां पे r जो है रेडियस है उस ऑर्बिट की सेंटर से, और n जो है एक नंबर है, इंटीजर है. तो लैम्डा क्या है, वो वेवलेंथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है. तो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा बच्चों, है ना बच्चों. तो लैम्डा तो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2πr अपॉन n, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 2πr अपॉन n. तो यहाँ पे भी करेंगे हम लोग. द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड इट्स बाय इट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी ऑफ. तो द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी एट द वेरियस मोमेंट्स. If we know where a body is at a particular instant, अगर हम जानते हैं कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई बॉडी कहां पर है, एंड इफ वी नो आल्सो नो इट्स वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी भी जान जाए तो, एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो भी जान जाए, दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे वी कैन टेल वेयर द बॉडी वुड बी सम टाइम लेटर. तो समझ लो अगर हम कोई पार्टिकल है कहीं पर, वो जान गए पोजीशन, उसकी वेलोसिटी क्या है ये जान जाए, उस पर कितना फोर्स लग रहा है ये भी जान जाए, तो कुछ टाइम के बाद वो बॉडी कहां पर होगी हम बता सकते हैं, है ना. वी देयरफॉर कंक्लूड दैट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी फिक्स इट्स ट्रेजेक्टरी. तो हम कंक्लूड कर पाए दैट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी फिक्स इट्स ट्रेजेक्टरी, यानी पोजीशन और वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का उसकी ट्रेजेक्टरी को बनाता है. सिंस for a subatomic object such as electron, it is not possible simultaneously to determine the position and velocity at any given instant to an arbitrary degree of precision. It is not possible to talk of the trajectory of an electron. तो ये तो समझ में आ गया ना कि हाँ इलेक्ट्रॉन जैसे, ये तो अब ध्यान से समझना बेटा, ये समझ में आ गया ना कि किसी भी इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं बता पाते. अगर पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ बता पाते तो उसकी आप ट्रेजेक्टरी डिफाइन कर पाते, यानी अब यहाँ पर होगा, इस टाइम बाद यहाँ पे होगा. ट्रेजेक्टरी मतलब कि उसका ग्राफ बना पाते. तो ग्राफ यानी अगर उसका सर्कुलर पाथ बनाना होता हमको तो हम बता पाते, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऐसे चल रहा है, वेव चल रहा है,
तो हम इसका ट्रेजेक्टरी बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इसका वेलोसिटी और इसकी पोजीशन एक साथ बता ही नहीं पा रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल पा रही है। तो इसलिए हम किसी इलेक्ट्रॉन के घूमने की ट्रेजेक्टरी कैसे बना सकते हैं, राइट, यानी सर्कुलर पाथ नहीं कह सकते हम। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता है, कोई फिक्स पाथ ही नहीं है उसका घूमने का। तो क्या बोले बच्चे इसको, हाँ, instant arbitrary degree of position. It is not possible to talk about the trajectory of an electron. The effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for motion of microscopic object. For microscopic object के लिए ही हम इसकी बात कर पाएंगे। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यानी बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ही हम इसकी बात कर पाए, ठीक ना। तो द इफेक्ट ऑफ Heisenberg uncertainty principle is significant only for the motion of microscopic, बहुत छोटी ऑब्जेक्ट के लिए, and its neglect, तो जो लैम्डा है वो नेग्लिजिबल होता है बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, एंड इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, यानी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए हम Heisenberg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं, नेग्लिजिबल है ये, क्योंकि इसका नहीं बता सकते हम, क्योंकि बड़ा बहुत छोटा लैम्डा होता है। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स। देखिए, इफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास से अबाउट 1 मिलीग्राम, यानी 1 मिलीग्राम यानी 10⁻⁻6 kg का ऑब्जेक्ट लिया गया है हम लोग, डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स लिखे हैं इज इक्वल टू h बाई 4πm लिखिए, इज इक्वल टू या ग्रेटर देन, ये क्या होता है, इज इक्वल टू या ग्रेटर देन होता है, ठीक है। तो h बाई 4πm, अब h की वैल्यू दो, 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू और m की वैल्यू दो, तो डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 10⁻28, यानी पोजीशन और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है बहुत ज्यादा आ रहा है, ये 10⁻28 आ रहा है। अब तुम सोचो, अगर इसकी जो है किसी एक को 1 मान लो, किसी एक को 1 मान लो, तो ये कितना आएगा, दूसरे के अनसर्टेनिटी इतनी कम आ जाएगी, है ना। किसी एक की सर्टेनिटी अगर किसी एक को कम करो तो दूसरा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज समझाएंगे, देखिए नीचे यहाँ पे समझाएंगे कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स ऑब्टेन इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इज इनसिग्निफिकेंट, देयरफॉर वन मे से दैट इन डीलिंग विद द मिलीग्राम साइज्ड और हेवियर ऑब्जेक्ट द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटीज आर हार्डली ऑफ एनी रियल कॉन्सिक्वेंस, बहुत कम है, अनसर्टेनिटी क्या है, बहुत कम है, ठीक है बच्चे। In the case of microscopic object like an electron, on the other hand, delta V into delta x obtained is much larger, ठीक है। अगर हम क्या ले लें, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो ज्यादा होती है। अगर जैसे इलेक्ट्रॉन की ले ले 9.11 इंटू 10⁻31 ले लें, तो यही चीज सेम अप्लाई करेंगे तो कितनी आ रही है, 10⁻⁴ पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ रही है, ये क्या, इसकी अनसर्टेनिटी आ रही है वेलोसिटी और पोजीशन की मिला करके। इफ देयरफॉर मींस दैट if one tries to find exact location of electron say to an uncertainty of 10⁻8 meter, then the uncertainty of velocity would be this, तो कि बहुत ज्यादा है, which is so large, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों को, वही मल्टीप्लाई 1 था जो मैं 10,000 का एग्जांपल दिया था, वही बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो which is so large that the classical picture of the electron moving in the Bohr's orbit cannot be hold good. It therefore means that the precise statement of position of momentum of electrons have to be replaced by the statements of probability that the electron has at a given position and momentum. This is what happens in the quantum mechanical model. तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है, और हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं बता पाते, इसको कहते हैं therefore means that the precise statement of the position and momentum of electrons have to be replaced by the statement of probability. हम probability से उसको हम रिप्लेस करेंगे, प्रिसाइज हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिए हुए हैं। A microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within the distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of the, तो आपको डेल्टा एक्स दे दिया, और डेल्टा वी पूछ रहा है, और एम मास तो पता ही आपको इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं, आइए देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या है, h/4 पाई इंटू डेल्टा एक्स, तो h की वैल्यू कितनी होगी, 6.6 इंटू 10⁻9 13 जूल, और 4 पाई की वैल्यू दो और मास की वैल्यू दो, तो ये कितना आ गया, डेल्टा V यानी अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी कितनी आ गई, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ गई, बहुत ज्यादा। तो इतनी अनसर्टेनिटी इसकी होगी क्योंकि आपने सर्टेनिटी ऑफ द पोजीशन आपने 0.1 लिया था, ठीक है। अब देखिए, एक गोल्फ बॉल है, 40 ग्राम का मास है एंड स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड है। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2%, ठीक है ना, यानी इसकी अनसर्टेनिटी को 2% दे दिया। तो यहाँ पे समझिएगा, द अनसर्टेनिटी इन द स्पीड इज 2%, एक्यूरेसी ऑफ 2%, मतलब कि अनसर्टेनिटी 2% का है, दैट इज 45 इंटू, अब देखना समझना बेटा, आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 45 थी, 45 का 2% कितना हो गया, 45 इंटू 2/100, यहाँ पे इंटू जो है गायब हो गया है, छपा नहीं है, तो 45 इंटू 2/100 यानी 0.9 मीटर पर सेकेंड की क्या है इसकी
अनसर्टेनिटी है। तो देखिए यूजिंग द इक्वेशन डेल्टा एक्स क्या होगा, एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी, एम इंटू डेल्टा, तो एच हो गया 4 हो गया, पाई हो गया, एम हो गया और इंटू डेल्टा वी 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए डेल्टा एक्स की अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर, जो कि बहुत कम है। This is nearly 10⁻18 times smaller than the diameter of a typical atomic nucleus. As mentioned earlier, for the larger particles, the uncertainty principle sets no meaningful limit to the precision of measurement. तो यहाँ पर क्या है, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, ठीक ठाक वैल्यू आ गई, बहुत कम वैल्यू आई, यानी अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन जो है बहुत कम आ गई। ठीक है बच्चों, अनसर्टेनिटी का काम होता है मतलब कि सर्टेन हो रहा है, राइट। चलिए, रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ बोर मॉडल, one can now understand the reason for the failure of Bohr model. In Bohr model, an electron is regarded as a charged particle moving in well-defined circular orbit about the nucleus. ऐसा नहीं था। The wave character of the electron is not considered in the Bohr model. सही बात है। Further, an orbit is clearly defined path. ऑर्बिट क्या है, क्लियरली डिफाइंड पाथ है, लेकिन हम लोग क्लियरली डिफाइंड पाथ तभी कर सकते हैं जब हम किसी पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर दोनों एक साथ डिफाइन कर सके, है ना, तभी हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। तो बोर के अकॉर्डिंग ऑर्बिट इज अ क्लियरली डिफाइंड पाथ एंड इट्स पाथ कैन नॉट completely to be defined only if the both position and velocity of the electrons are known exactly at the same time, है ना बच्चों, इसलिए हम इसका पाथ डिफाइन नहीं कर सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Bohr model of the hydrogen atom therefore not only ignores dual behavior of matter but also contradicts Heisenberg uncertainty principle। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, ये क्या करते हैं, डुअल बिहेवियर मैटर को नहीं बताता बोर और कंट्राडिक्ट करता है हिजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। इन a view of these inherent weakness in the Bohr model, there was no point in extending Bohr model to the atoms, to other atoms। कोई पॉइंट ही नहीं था कि हम अदर एटम में जाएं। इनफैक्ट एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वाज नीडेड which could account for wave particle duality of matter and be consistent with the Heisenberg uncertainty principle. This came with the advent of the quantum mechanics। तो हम लोग बाद में अब पढ़ेंगे इसको, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम अब पढ़ेंगे। तो देखिए किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक हम लोग आ गए। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक हमने सारा चीज बहुत प्रिसाइजली किया, एक एक लाइन बाय लाइन बच्चों पढ़ के मैं बता रहा हूं। एनसीईआरटी मेड सुपर इजी सीरीज, एनसीईआरटी मेड सुपर इजी सीरीज में हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। जहां कहीं भी बेटा आप लोगों को लगे कि कोई चीज समझ में नहीं आई, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपने से उन बच्चों को जोड़िएगा जो बच्चे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं। अपने आप सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप वगैरह पे आप स्टेटस में डालिएगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो मेरी क्लास ज्वाइन कर लें, मुझे फॉलो कर लें, अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए। वहां पे मैं टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज चला रहा हूँ, टैड टॉक कर रहा हूँ। टैड टॉक में बहुत शानदार तरीके से हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को। तो उसमें पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन पे पोलिंग करता हूँ, पोलिंग करके आपके आंसर लेता हूँ, एबीसीडी आंसर आप लेते हैं, आपका लीडर बोर्ड पे आता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग उसमें हर एक ऑप्शन का डिस्कशन करते हैं, हर एक ऑप्शन का डिस्कशन। तो जितने बच्चे उसमें फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको क्वेश्चंस रट जा रहे हैं बच्चों, रट जा रहे हैं, विश्वास मानो। तो सारे बच्चे आओ उसमें भी, अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करो बच्चों, फॉलो करो। वहां पे हम लोग टैड टॉक कर रहे हैं शानदार तरीके से, केमिकल बॉन्डिंग इतना बेहतरीन तरीके से खत्म हुआ है और बच्चों का इतना रिस्पॉन्स आया कि मजा आ गया है बच्चों, शानदार। तो तुम लोग भी आओ। और केमिस्ट्री जो है हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी मेड सुपर इजी पोस्टमार्टम कर दिया एनसीईआरटी का शानदार तरीके से, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है बच्चों पढ़ाने के लिए लाइन बाय लाइन, और आपको भी बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और आप पेशेंटली पढ़िए, पेशेंस रखोगे तभी पेशेंट देख पाओगे अगर डॉक्टर बनते हो तो, और अगर इंजीनियर बनते हो तो तभी बड़े बड़े डैम्स, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स और बहुत सारी चीज कर पाओगे। अगर पेशेंस नहीं है तो कुछ नहीं। तो पेशेंस रख करके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जिससे हर टीचर कहते हैं कि लाइन बाय लाइन आएगा, हर स्टूडेंट कहता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ता है बताओ? बहुत कम, रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, क्योंकि बोरिंग है, बोरिंग। एक एक लाइन को पढ़ करके एक्सप्लेन करना बहुत बोरिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग बनाता हूं
यहाँ पे आपके लिए एक एक लाइन को पढ़ करके जो इंजॉयमेंट मिलता है, जो खुशी आती है चेहरे पे, आप देखते हैं, बहुत शानदार है बच्चों। तो मेरे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए और शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग काम करेंगे। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ पे इतनी देर तक मेरे साथ बियर करने के लिए। अगले क्लास में हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आप लोग सुरक्षित रहिए, कोरोना चल रहा है, और अपना जो है ख्याल रखिए, कहीं बाहर मत घूमिए क्योंकि ठंड आ गई है। इस ठंड में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो क्या होगा कि इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है आप लोगों का, सर्दी जुकाम तो वैसे ही होता है, इसलिए कोरोना और तेजी से पकड़ने का चांस होगा, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए ध्यान से, और उसको मेंटेन रखते हुए अपना तबियत ठीक रखिए, क्योंकि आपके पास 3 सब्जेक्ट नहीं है। आपके पास सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट। सबसे बड़ा सब्जेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है हेल्थ। हेल्थ को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट कीजिए बच्चों, क्योंकि वो है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, और उसमें अगर डिसक्वालीफाई हो गए तो तीनों गया। तो हेल्थ इज अ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। हेल्थ को ऊपर रखिए और हेल्थ को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए तब तीनों चीज को करते रहिए, है ना बच्चों? बात पता की बात है ना? तो हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी। कितने सब्जेक्ट तुम्हारे? सब्जेक्ट कितने तैयारी के लिए, नीट के लिए? 4। हेल्थ, देन बाकी सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और जेई के लिए कितने सब्जेक्ट? 3 नहीं 4। हेल्थ, तब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, राइट? चलिए ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।